बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में ये खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ्तें हुई हैं, लेकिन ईरान की जानिब से मुकम्मल तौर पर उसकी तरदीद कर दी गई है। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने हमारे बेशुमार मुज़ाकरात के हवाले से जो सिफारिशात पेश की गई थी उनके ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान वाज़े तौर पर यह कहता है कि शराइत तो हमारी मानी जाएंगी जो हमने आपके सामने टेबल के ऊपर रखी हैं। अब उन शराइत में एक नुकसान का अजाला है कि नुकसान का अजाला किस तरीके से पूरा होगा। दूसरी तरफ सवाल यह भी बनता है कि आबनाए हरमुज की बंदिश के बाद जो दुनिया की मईशत के ऊपर एक अंगूठा रखा गया मईशत के गले के ऊपर, जिससे सांस लेना मईशत का बहाल हो चुका है या मुहाल हो चुका है, ये एक बुनियादी सवाल है और इसके ऊपर गिरफ्त ईरान किस हद तक मजबूत रखेगा। अभी मौजूदा सूरत हाल में इतलात ये भी हैं कि ईरान की सड़कों के ऊपर जो जम्मे गफीर रात भर में जमा होता है, जो मर्ग बर इजराइल और मर्ग बर अमेरिका के नारे लगाता है, वो इस बात के ऊपर आ चुका है कि अमेरिका या इजराइल के अहदाफ के ऊपर हमले बंद नहीं किए जाने चाहिए जब तक रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का बदला नहीं ले लिया जाता। अब ये इस्तकामत, ये अज़्म, ये हौसला या ये तयक्कुन जिस हद तक ईरानी अवाम की जिस्मों और रूहों में सरायत कर चुका है, इसे किस तरीके से निकाला जाएगा, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर किस तरीके से आएंगे और आने वाले दिनों का मंजरनामा किस हद तक पेचीदा सूरत हाल को अपने अंदर समोए हुए होगा, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें तेहरान से ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, वहाँ पे इसके ऊपर गहरी नज़र रखने वाले और इस पूरे खत्ते में अब तक के जो अहदाफ हैं वो किस हद तक अमेरिका, इजराइल या ईरान ने हासिल किए हैं, उसके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करने वाले मुर्तज़ा नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा भाई, मौजूदा सूरत हाल से सबसे पहले आगाह करें, अवामी एतबार से इस वक्त क्या राय पाई जा रही है? अमेरिका में तो इस जंग के मुखालिफ नज़ायर जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसराइल में हमने ये देखा है कि जो अपना पेज है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसके नीचे इब्रानी ज़ुबान में जो कमेंट्स होते हैं उसका जब उर्दू में तर्जुमा करके देखा गया या अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया तो लुब्बे लुबाब उसका ये था कि इस मुल्क से दफा हो जाओ। ये मजमूई तौर पे वहां पे तासुर है, अवामी राय। ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है जिसने इतना नुकसान बर्दाश्त कर लिया? अब वहां पे अवाम के तासुरात क्या है? बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने हकीर को मौका दिया शामिल गुफ्तगू होने का। देखिए, इस वक्त के जब मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर जो रोड है वहां पर रैली निकल रही है। और ये सही। सूरत-हाल आज की नहीं है, ये सूरत-हाल पिछले 23 दिनों से मुसलसल इसी कैफ़ियत में चल रही है कि लोग अब मगरिब की नमाज़ के बाद फ्री होके घर से बाहर निकलते हैं और तकरीबन रात को 2 ढाई बजे तक रोडों पर रहते हैं और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इज़हार नफ़रत करते हैं। ये मुसलसल चल रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, हम्म। हमको समझना होगा। बाज़ औक़ात आप इदारों से नहीं, कौमों से जंग लड़ते हैं और जब कौमों से जंग लड़ी जाती है तो फिर वो किसी सूरत नहीं जीती जाती। अगर आप किसी कौम को किसी हद तक मसलन मिलिट्री या सियासी एतबार से शिकस्त भी दे दें, तो जब आप वहाँ दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो अवामी मुज़ाहिमत आपको आने नहीं देती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 8 साल तक ईरान ने जब इराकी रजीम से, सद्दाम की रजीम से जंग लड़ी, जिसके पीछे अमेरिका और मुकम्मल यूरोप की सपोर्ट हासिल थी। 8 साल तक इन्क़िलाब के बाद ताज़ा, चूँकि ईरान के अंदर कोई ख़ास ऐसी फ़ोर्स तो मौजूद थी नहीं जो कमाल करती और शाह हम्म। के बाद तो वैसे ही जो उसके हामी थे वो कोलैप्स हो गए थे, तो वो पूरी फ़ोर्स ढह गई थी। तो उस वक़्त इमाम ख़ुमैनी ने एक नई फ़ोर्स बनाई, सिपाह पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी, आईआरजीसी के नाम से। उस फ़ोर्स में आम लोग थे और उस वक़्त ईरान के पास कोई ख़ास वेपन भी नहीं था। छोटे-छोटे जो असलहे होते हैं, हम्म। उसके साथ उन्होंने 8 साल सद्दाम से जंग लड़ी और अपने इलाके का 1 इंच भी सद्दाम को नहीं दिया। 3 लाख लोगों से ज़्यादा शहादतें हुई, उसके बावजूद पूरी कौम खड़ी रही। ठीक एक टीम जाती थी, शहीद होती थी, दूसरी टीम जाती थी, ट्रेनिंग होती थी उसकी, वो शहीद होती थी, तीसरी टीम जाती थी, ट्रेनिंग होती थी, वो शहीद होती थी। इस तरह से एक लंबी कतार लगी रही और बिलाखिर यूरोप को, अमेरिका को और सद्दाम को सरेंडर करना पड़ा और इस मामले से निकलना पड़ा। अभी भी यही सिचुएशन है। ईरानी कौम जब जिस दिन आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत का ऐलान हुआ, उस दिन से लेकर आज तक इंतकाम के नारों के साथ मैदान में खड़ी है और भरपूर नारे लगा रही है। देखिए, है। दुनिया में अक्सर होता ऐसा है कि अरबाब इख्तियार घबरा रहे होते हैं कि कहीं अवाम जो है वो हमारे खिलाफ ना निकल जाए। हम्म। इस उन्वान से घबरा रहे होते हैं। जबकि यहाँ अरबाब इख्तियार इस उन्वान से घबरा रहे हैं कि अगर हमने कहीं मुज़ाकरात कर लिए तो अवाम हमारे घरों पे चढ़ ना दौड़े। हम्म। फ़र्क देखिए आप, सही। यासिर भाई, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम्म। और इसके पस मंज़र में एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, मैं फ्रांसीसी चैनल का एक इंटरव्यू देख रहा था।
जो टर्की में जो बस स्टैंड है जहां ईरान से बसें आती हैं और ईरान के लिए बसें जाती हैं, उस टर्मिनल पर वो आई कि मसलन वो ईरान के खिलाफ कोई एक अच्छी रील बनाकर जमाने को दे सकें। बदनसीबी उनकी प्रोग्राम लाइव चल रहा था। तो किसी एक ईरानी शख्स को जो वहां खड़ा हुआ था, उन्होंने पकड़ा और पूछा कि आप ईरान से क्यों आए हैं? क्या ईरान के अंदर हुकूमत आपके खिलाफ थी, आपको निकाल दिया, या आप हुकूमत से बेजार थे या बमों से डर गए? तो उसने कहा, भाई मैं ईरान से नहीं आया हूं, मैं तुर्की में काम करता था, हम्म। अब मैं ईरान जा रहा हूं, चूंकि मेरी फैमिली वहां है, वो मेरी सरजमीन है, मुझे वहां हर सूरत जाना है। तो खातून पूछने लगी कि आप डरते नहीं हैं? वहां पर तो सुबह से शाम तक ब्लास्ट हो रहे हैं, हम्म। अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। उसने कहा, भले हमले करें, मेरा खून मेरी जमीन पे गिरना चाहिए, वो मेरी जमीन है, मेरे अजदाद की जमीन है, मैंने उसकी हिफाजत करनी है, और अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कयामत तक शर्मिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा शर्मिंदा रहूंगा कि मैंने अपने वतन का दिफा नहीं किया। तो अवामी जज्बा 100% बेदार है। वो जो कुछ लोगों को, कुछ पेड एजेंट्स को निकाल कर ईरान में एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसको बेस बनाकर मोसाद ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप को कन्विंस किया कि इंटरनली ईरान मुकम्मल डैमेज हो गया है, हम्म। हम इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ अगर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई को शहीद कर दें या उनको असैसिनेट कर दें, तो हम ईरान को अपने हाथ में ले सकते हैं। जबकि मामला इसके बरक्स हुआ। आपने देखा, सैयद अली खामेनेई की शहादत के बाद तमाम लोग रोडों पर आकर खड़े हो गए और इंतकाम इंतकाम के नारों से इस वक्त ईरान के एक शहर नहीं बल्कि तमाम अच्छा, शहरों की फिजा गूंज मुर्तज़ा रही है। भाई, हत्ता ये देहातों में भी लोग रैलियां ये निकालकर बताइए कि ईरान की इंतकाम का जो तकाजा कर मिसाइल रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से मुख्तलिफ इबहाम पाए जाते हैं। 70,000 मिसाइल कोई कहता है, पहले कोई कहता था 3,000 मिसाइल है, फिर बात होती थी 2,000 किलोमीटर की रेंज वाले, फिर 2500 3,000 भी हो सकती है, अब 4,000 की बातें भी होना शुरू हो गई। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में इबहाम इतना क्यों मौजूद है? क्या यही ईरान की देखिए ताकत है या ये ईरान का एक कमजोर पहलू है? देखिए मैं आपको इस हवाले से एक चीज अर्ज करता हूँ। मैं इनके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, शहीद हाजीजादे साहब, हम्म। जिनको शहीद कर दिया गया 12 रोजा जंग के अंदर, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताता हूँ। उनका एक वीडियो में सुन रहा था, कहने लगे कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम्म। जब हमने काम शुरू किया अपने डिफेंस के लिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम एयर डिफेंस के पीछे जाएं हम्म। और जंगी जहाजों को, रेडार्स को खरीदने की कोशिश करें, उसके साथ जो उसके रेडार्स होते हैं, ये सारे सिलसिले हम करने की कोशिश करें, या फिर हम मिसाइल की तरफ जाएं। कहने लगे कि हमने देखा, अगर हम जंगी जहाजों के पीछे जाते हैं तो इस वक्त दुनिया में 5th जनरेशन के जहाज चल रहे हैं, हमको सैंक्शंस की वजह से 3rd जनरेशन तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसकी निस्बत हमने देखा कि मिसाइल बनाना आसान है, सस्ता भी है, और हम ज्यादा प्रोडक्शन में बना भी सकते हैं, और इसके लिए इतने ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, इतने ज्यादा रेडार्स की जरूरत नहीं होती है जितने मिसाइल की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वाहिद यही रास्ता था जिसको हमने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, और ये रास्ता पिछले 20 साल से इन्होंने अपनाया हुआ, और मुसलसल ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मुसलसल ठीक है। कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर रहे हैं। और लास्ट 10 ईयर्स से तो इन्होंने बहुत ज्यादा जदीद मिसाइल बनाना शुरू कर दिए, जिसके लिए रशियन डिफेंस मिनिस्टर का आज मैंने, कल रात को मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। वो कहते हैं कि ईरान ने जो 12 रोजा जंग थी इसराइल और ईरान की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और कई मिसाइल के जखायर तो ईरान के सील हैं, उनको खोला ही नहीं गया है। और ईरान ने पिछले 10 सालों में इंतहाई जदीद किस्म के मिसाइल बनाए हैं। इसलिए मैं अमेरिका और इसराइल को यह मशवरा देता हूं, वो अपने अहदाफ को हासिल करने में तो मुकम्मल नाकाम हो गए। जो रिजीम चेंज का मसला था, और आयतुल्लाह खामेनेई की एलिमिनेशन के बाद नए लीडर को न लाया जाए, उनकी मर्जी की शख्सियात को लाया जाए और उनसे हम्म। बातचीत की जाए, हम्म। ये सारा मसला ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का, और फिर जमीनी जो अहदाफ थे कि वहां से लोग दाखिल किए जाए, मसलन कुर्दिस्तान जो ईरान के साथ एक इलाका लगता है, इराक के बॉर्डर के साथ, जो सेमी ऑटोनोमस रीजन है इराक का, वहां कुर्दी लोग जो हैं वो, हम्म। क्योंकि ईरान का एक हम्म। हिस्सा कुर्दिस्तान कुर्द लोगों पर भी मुश्तमिल है, वहां से लोगों को दाखिल किया जाए और एक सिविल वॉर की फिजा पैदा की जाए, ईरान को अंदर मसरूफ किया जाए और ऊपर से सारा सिलसिला चेंज कर दिया जाए। इनमें से एक भी हदफ, न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाए, एक भी हदफ अपनी जगह पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि आपका कोई हदफ पूरा नहीं हुआ, लिहाजा आप मिलिटरीली नाकाम हो गए, अपने अहदाफ में भी नाकाम हो गए। आपने मिलिटरीली ईरान को दबाने की जो कोशिश की थी उसमें भी आप नाकाम हो गए। जो काम आपने किया, ईरान ने उसका भरपूर बदला दिया। चाहे आपने ऑयल फील्ड्स पर हमला किया हो, चाहे आपने गैस फील्ड पर हमला किया हो, चाहे आपने जो पानी के जो ज़खायर हैं उन पर हमला किया हो, ईरान ने भरपूर जवाब दिया, इसराइल से लेकर अच्छा, कतर एक तक। एक चीज तो मुर्तज़ा भाई इसमें उन्होंने आपके बताइए कि हवाई जो अड्डों को। भरपूर जवाब देना है, उसमें फॉल्स फ्लैग की इस्तेलाह बहुत सुनने को मिली है अब की बार। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो डेगो गार्शिया का मामला हो, बेशुमार जगहों पे ईरान ने तरदीद की। बहुत सारी जगहों पे ईरान के ऊपर ही ये मलबा डाला गया, या ईरान का सबसे पहले नाम लिया गया कि ईरान ने इस हदफ को निशाना बनाया।
अब सुनने वालों को तो मशहूर कौन लगता है कि जो ईरान को पसंद कर रहा होगा वो तो ये कहेगा कि वाह, ईरान के पास तो 4,000 किलोमीटर वाला मिसाइल मौजूद है, ईरान के पास तो फिर आईसीबीएम भी मौजूद होगा, ईरान के पास तो फिर ये हो सकता है कि जौहरी मिसाइल जो है वो भी मौजूद हो, मिसाइल जो भी जौहरी मौजूद। वारहेड लेके जा सके। लेकिन दूसरी तरफ खुद खदशात हैं जो कान खड़े कर देते हैं कि वो इजराइल जो बरसों यूरोपीय यूनियन को ये बताता रहा कि ईरान आईसीबीएम बना रहा है, ये आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो 2000 किलोमीटर की हद लगा रखी है, ये सिर्फ बताने की हद तक है, पसे पर्दा चीजें कुछ और हैं, ये एटम बम बना रहे हैं, उनका फतवा जो है वो बताने के लिए और दिखाने के लिए, पसे पर्दा कुछ और है। क्या कोई और मकासद हासिल कर रहा है इससे? देखिए, डिएगो गार्सिया वाले मामले से शुरू करता हूँ, फिर नीचे की तरफ जो गल्फ कंट्रीज हैं या तुर्किया है उस तक आता हूँ ताकि हम बात क्लियर हो सके। ठीक है। डिएगो गार्सिया वाले मामले में खुद वहां के जो संभालने वाले लोग हैं उन्होंने खुद इस बात का इनकार किया कि हमारे तक जो मिसाइल आए हैं वो इसराइल से आए हैं, ईरान से नहीं आए हैं। नंबर वन, ये रद्द हो गया है। और मैंने इस रद्द से पहले एक टीवी चैनल पर यह बात कर दी थी कि ईरान कभी जिंदगी में, अगर मिसाल के तौर पर ईरान के पास 4,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल भी होगा तो ईरान ये गलती नहीं करेगा कि वहां हिट करे। हम्म। उसकी वजह यह है कि जब ईरान का नैरेटिव बिना किसी ऐसे मामले के जरिए दुनिया में बिल्ड हो चुका है और लोग ईरान के बयानिए को कबूल कर रहे हैं, ईरान के नैरेटिव को कबूल कर रहे हैं, ईरान की मजलूमियत या ईरान के ऊपर जो गैर कानूनी हमला किया गया उसको कंडेम कर रहे हैं, तो फिर ईरान को क्या जरूरत है, जब यूरोप शामिल ही नहीं हो रहा है। हम्म। यूरोप ने फर्स्ट डे कह दिया कि भाई हम ये, चूंकि ट्रम्प साहब की अपनी जारी की हुई जंग है, हमसे कोई मशवरा नहीं किया है, हम्म। और नेटो जो है वो एक डिफेंसिव फोर्स है, ऑफेंसिव फोर्स नहीं है, तो हम क्यों उस जंग के अंदर जो अमेरिका की या ट्रम्प साहब की जाती छेड़ी हुई जंग है उसमें हम शामिल होकर अपना नुकसान करें। तो जब यूरोप इसमें शामिल ही नहीं हो रहा है और यूरोप का कोई किरदार ही नहीं है और दीगर तमाम ममालिक ने भी ट्रम्प का साथ देने से मना कर दिया, हम्म। तो ईरान, कोई भी आकिल, ईरान नहीं, कोई भी आकिल इंसान क्यों ये फैसला करेगा कि बिला वजह वहां पर एक नया महाज खड़ा किया जाए। सही। तो अक्ल ये बात कहती है कि यूरोप को पिन करने के लिए और ईरान के इस नैरेटिव को खराब करने के लिए कि जो उन्होंने हमेशा जारी रखा कि हमारे मिसाइल इसराइल की रेंज तक हैं, हमने इससे बड़ी रेंज के मिसाइल नहीं बनाए हैं और हम्म। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है, हम उसके अंदर किसी भी किस्म के एटमी धमाके के कायल नहीं है या एटमी मिसाइल्स बनाने के, वारहेड बनाने के कायल नहीं है। तो हम्म। ईरान का ये बयानिया डैमेज होता है और फिर ईरान ने जब कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं दिया, ईरान की सेंट्रल कमांड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कुछ दिनों के बाद खुद ये बयानिया जारी हो गया कि ये इसराइल की तरफ से मारे गए मिसाइल थे, इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर वन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। दूसरा, साइप्रस पर मारे गए, जहां पर हम्म। अक्सर अमेरिका के और यूके के जहाज खड़े होते हैं, उस पर भी कोई काबिले गौर या ठोस शवाहिद नहीं मिले कि ईरान ने अटैक किया है। तुर्किया के ऊपर मारे गए, ताकि तुर्किया में जो अमेरिकी अड्डा है उसके ऊपर मारे गए ताकि तुर्किया को इस जंग में खींचकर दाखिल किया जा सके, लेकिन तुर्किया समझदार मुल्क है, तुर्किया को मालूम है कि ये एक दलदल बन चुका है। हम्म। ईरान का तो जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, अब ईरान उस कैफियत में खड़ा है कि जो इसमें कूदेगा ईरान दीवानावार उसे हिट करेगा। सही। और एक ब्रदर मुल्क से जिसके साथ तुर्किया के ताल्लुकात हैं, ईरान का अरबों डॉलर का सरमाया तुर्किया के अंदर है, तुर्किया समझता है इस बात को, लिहाजा जब ईरान ने इस बात से इनकार किया और तुर्किया को मैसेज पहुंचाया तो तुर्किया ने तहकीक की, तो पता चला कि ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और यूएई से, अरब अमारात से ये मिसाइल हिट किया गया था। ये मैं आपको उसकी मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है। अरब अमारात से ये मिसाइल तुर्किया की तरफ हिट किया गया था। इसी तरीके से ओमान के ऊपर हिट किया गया, ईरान ने क्लियरली मना किया, वो भी यूएई की तरफ से हिट किया गया था। बिल्कुल इसी तरह से सऊदीया के जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर जब हिट किया गया तो ईरान ने उसे भी मना किया, वो भी तकरीबन जो मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट्स हैं, या खुद उम्मान के जो लोग हैं जिम्मेदार, वो ये कह रहे हैं कि हम पर और सऊदीया पर जो हिट किया गया है वो यूएई से हिट किया गया है। तो ये सारे जो फॉल फ्लैग्स इकदामात थे ये सारे नाकाम हो गए और वो ममालिक इस बात को समझते हैं कि ईरान जो दोस्त ममालिक हैं उनसे दुश्मनी नहीं मोलेगा बिला वजह इस हालत के अंदर कि जब वो अमेरिका और इसराइल के साथ भरपूर जंग लड़ रहा है। तो ये जो फॉल फ्लैग्स इकदामात थे ये उन ममालिक के तहम्मुल से और होशियारी से खत्म हो गए और इनका कोई नतीजा नहीं निकला और ईरान की जो मिलिट्री कमांड है और जो सियासी लीडरशिप है उसने एक जबान होकर ये ऐलान किया कि हम अपने दोस्त ममालिक पे किसी भी सूरत में कोई हमला नहीं करेंगे, हमारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से है, हम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे, या अगर अमेरिका ने हमारे मसलन स्ट्रेटेजिक असासों को या हमारी जो एनर्जी के जो जराए हैं उनको अगर हिट किया तो इस गल्फ के अंदर जहां जहां
अमरीकी मुशारिकत के साथ या अमरीकी सरमाए के साथ जो जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं हम उनको हिट करेंगे, और उन्होंने हिट करके बताया भी। फॉर एग्जांपल जो रास लफान का कतर का जो हम्म, प्लांट हिट किया गया, हम्म। 50% से ज्यादा अमरीकी मुशारिकत उसके अंदर है और 20% हिट किया गया है। इसी तरीके से कुवैत के अंदर या सऊदी अरब के अंदर या यूएई के अंदर जिन असासों को हिट किया गया वो सारे अमरीकी असासे थे या मसलन यूरोपियन असासे थे। तो अभी तक इन ममालिक को डायरेक्टली हिट नहीं किया गया है। तो ये सारे जो जवाज हैं जिनको बनाकर पेश किया जा रहा है या आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है या मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ को फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सारे जवाज बातिल हो चुके हैं। और इन चीजों का मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया इन चीजों को समझ गई है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो शराइत रखी जा रही हैं कि हम्म, ईरान जो है वो अपनी जौहरी तवानाई के ऊपर अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब एक हम्म। पहले से फतवा मौजूद है देखें, सैयद आयतुल्लाह अली खामनई साहब का, वो ये है कि ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। तो क्या उस वक्त के जो मारूजी हालात थे और अब के जो मारूजी हालात हैं ये दोनों एक जैसे हैं? और फतवे जो हैं क्या वो तमाम हालात के ऊपर सादिक उतरते हैं? और दूसरा ये कि मुस्तकबिल के अंदर ईरान की तरजीहात अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, जंगबंदी हो भी जाती हैं, तो तरजीहात में बदलाव क्या होगा? देखें, तरजीहात में बुनियादी तौर पर जो बदलाव है उसमें तीन चीजें ज्यादा अहम शामिल हैं। पहली चीज जो है वो इस खित्ते से अमरीकी फौजियों का इनखला, जो अहम हम्म, तरीन चीज है ईरान के लिए, ताकि इस खित्ते के अंदर से इस शर को हटाया जा सके जिसकी वजह से हमेशा इस खित्ते के अंदर फसाद बरपा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका जो नुक्ता है वो मसलन यानी आबनाए हुर्मुज के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि जब तक देखिए अव्वल गरामत है, ये जो हम्म। हर्जाना है जो जंग की वजह से ईरान को नुकसानात हुए उसका जो हर्जाना है या गरामत है वो जब तक पे नहीं की जाती, अभी तक ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हम आबनाए हुर्मुज के ऊपर सिक्योरिटी टैक्स लेंगे तमाम जाने वाली अच्छा, किश्तियों से नहीं। ये बड़ी इस पे भी काबिल दो गौर तरह बात है, की आ इसको रहा है। एक तमाम ये है कि 1997 से लेके अब तक जो नुकसान हुआ उस सबका हर्जाना जो है वो अदा किया जाए, जो तकरीबन 800 अरब डॉलर नहीं, बनता नहीं, है, या फिर नहीं, इस नहीं, जंग का सिर्फ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इस जंग के हर जाने की बात की गई है, जो मेरे पास इत्तला मौजूद है, इस जंग के हर जाने की बात की गई है। अगर बिलफर्ज ये पे नहीं करते हैं तो आबनाए हुर्मुज पर वो सिक्योरिटी टैक्स लगाएंगे, और जो ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी हैं या ईरान मुखालिफ अमेरिकन अलायंस में शामिल हैं या किसी भी तरह की अमेरिका की उन्होंने मदद की है, उन हम्म, ममालिक से, बाकी तमाम ममालिक से किसी किस्म का कोई टूल टैक्स नहीं है। अभी भी ईरान का, जबकि तंगे हुर्मुज के ऊपर आबनाए हुर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान ने ये अलल-ऐलान कह दिया है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, उनका तेल किसी भी मुश्किल के बगैर हमसे कॉन्टैक्ट के साथ वहाँ से जा सकता है, और हम्म, उसकी बड़ी मिसाल अभी पाकिस्तानी किश्तियाँ गुज़र रही हैं, इंडिया की गई हैं, चीन की गई हैं, साउथ कोरिया की गई हैं। उन्होंने कहा बाकी जो दुश्मन ममालिक हैं हमारे, यानी अमेरिकन अलायंस में जो ममालिक शामिल हैं, उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। हम्म, या तो वो हमें टैक्स पे करके जाएँगे हमारा मतलूबा, हम्म। या फिर युआन के अंदर करेंसी पे करके जाएँगे। ये युआन में करेंसी पे करने का मतलब जो है वो अमेरिका के लिए कब्र की मानंद है। चूँकि अगर पेट्रो डॉलर का सिस्टम डैमेज हो गया तो अमेरिका की जो सैंक्शंस की बदमाशी है ये भी खत्म हो जाएगी और अमेरिका की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये बड़ा खतरनाक कार्ड जो खेला ईरान ने कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें पेमेंट करके जाओ ताकि हम अपनी जो हमारी जो तबाही हुई है हम उसको पूरा कर सकें। हम्म। सिक्योरिटी टैक्स के नाम पर वो लेंगे, और फिर दूसरा जो है वो पेट्रो युआन के अंदर, तो ये बड़ा खतरनाक मरहला है। बाकी तीसरी जो शर्त है वो ये है कि मसलन ईरान जो मुखालिफ चैनल्स हैं, जो इस वक्त 10 से 12 पर्शियन लैंग्वेज चैनल मुसलसल सुबह से शाम तक ईरानी जो आम आवाम है उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ भड़काते रहते हैं। ये चैनल इसराइल से चल रहे हैं, ये चैनल्स अमेरिका से चल रहे हैं और ये चैनल्स यूके से चल रहे हैं। इन 3 ममालिक से ये चैनल्स फ़ाल हैं। शराइत के अंदर एक ये शर्त भी शामिल है कि इन चैनल्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इनको चलाने वाले जो ईरानी हैं, जो यहाँ इनकलाब के बाद भाग के वहाँ चले गए थे, वो या उनकी औलादें जो चला रही हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। तो ये कुछ शराइत हैं जिसको ईरान ने पेश किया है, और मुज़ाकरात से पहले ईरान की कोशिश ये होगी कि मुज़ाकरात में इन शराइत को शामिल करवाए। अच्छा, क्योंकि अगर मुज़ाकरात एक बार शुरू हो गए और इन ये शराइत शराइत को रखी शामिल गई हैं नहीं करवाया ईरान की गया तरफ तो से, तो दूसरी तरफ शराइत कुछ रखी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब 15 शराइत उनकी तरफ से, 6 शराइत इनकी तरफ से। अब काबिल अक्ल लोगों के 21 लिए शर्तें। इसमें बीच का रास्ता कौन सा निकलेगा?
बस देखें ना, पहले भी ईरान यही कह रहा था कि भाई विन विन की सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान की भी छह की छह शराइत पूरी हो। पहले भी ईरान का स्लोगन यही था, इनका नैरेटिव यही था, बात अगर हो तो विन विन की बुनियाद पर होने चाहिए। तो वो जो इम्पोज वाला सिलसिला अमेरिका की तरफ से था वो अब खत्म हो गया। अब ये ईरान कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान की जो शराइत है वो टेबल पर रखी जाए और फिर विन विन सिचुएशन की बुनियाद पर आखिरी जो हल है वो यही होगा अल्टीमेटली, कि विन विन की बुनियाद पर कुछ शर्तें ईरान की मानी जाएंगी, कुछ शर्तें अमेरिका की मानी जाएंगी और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका ईरान जब तक अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेगा, ईरान को जब तक ये इंश्योर, क्योंकि ईरान के तमाम जो सियासतदान हजरात हैं या जो इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, सबका एक ही नारा है, वो ये है कि जब तक हमको ये श्योर ना हो जाए कि अमेरिका आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, जब तक हम अमेरिका को इस स्टेज पर ना लेके आ जाएं कि अमेरिका ईरान के साथ जंग के तस्वुर से भी घबराने लग जाए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कुछ इत्तलात हैं कि जे डैम बॉम्ब जो है वो कहीं सही हालत में ईरान के हाथ लग गया। अब जिस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत सारे ड्रोन्स बनाए गए, अमेरिकी ड्रोन को ही बाकायदा तौर पे हैक करके उतारा गया था माजी में, और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि खत्ते में हैबत इस वक्त तारी है और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी, कि हम अपने मिज़ाइल ला के, हम अपने तैयारे ला के, हम अपनी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी ला के भी यहाँ पे अपने अहदाफ हासिल नहीं कर रहे, तो ये अपने ड्रोन से कर रहे हैं। तो क्या ऐसी इतलात हैं कि कोई ऐसा बॉम्ब जो है वो सही हालत में हाथ में लगा है और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग अगर ईरान ने करके रशिया या चाइना को दे दी तो अमेरिका को तो बहुत लेने के देने पड़ेंगे? देखिए, अभी तक ईरान के हाथ जो मीडिया में मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत सारे बॉम्ब ऐसे हैं जो डिफ्यूज़ हो गए, जो फटे नहीं, हम्म। तो वो ईरान के हाथ लगे हैं। हम्म। और ईरान ने लाज़िमी बात है उसको अपने ज़खायर के अंदर रखा है और जंग के बाद लाज़िमी बात है उन पर काम भी होगा। तो ये तो है, लेकिन इससे बड़ा मरहला जो है वो है संघर्षिकन बमों का, जो ज़मीन के अंदर 15 मीटर तक जा सकते हैं। हम्म। और ये पाकिस्तान में किसी ने भी इस खबर को ब्रेक नहीं किया है, ये भी मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि ईरान की जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड है, उनका जो आईएसपीआर जो है, जो पब्लिक रिलेशनशिप के हवाले से जो बयानिया सादिर हम्म। करता है, उनकी तरफ से आज दोपहर को ये बयान आया कि अब हम संघर्ष शिकन बमों को मार्केट में लाएँगे और अगला मरहला जो होगा, वो संघर्ष शिकन बमों का होगा। हम इसराइलियों को ये खबरदार करते हैं, ये वार्न करते हैं कि वो पनाहगाहों की तरफ ना जाएँ, क्योंकि अब हम जो संघर्ष शिकन बम मैदान में लाएँगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो कम से कम 15 मीटर नीचे तक सुराख करके तबाही मचा सकता है। तो ये जदीद रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम में आपके ये बताना भूल गया था। ये आज की रिपोर्ट है, ईरानियन जो मिलिट्री कमांड है, जो उनके पब्लिक रिलेशन सेंटर है, जो बयानिया जारी करता है उनकी तरफ से, कि संघर्ष शिकन बमों को के जो 15 मीटर नीचे तक जाकर तबाही मचा सकते हैं। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है, तो फिर जो इस्राएली पनाहगाहों में मौजूद हैं, उनके तो 10 से 8 मीटर का फासला है अंडरग्राउंड। तो ये तो उनके लिए इंतहाई खतरनाक खबर है, जिसको ईरानियन जो मिलिट्री फोर्स ने आज पब्लिश किया है। तो ये जो दूसरा मरहला होगा, चूँकि ये जदीद बॉम्ब है, जो मैं आपसे कह रहा हम्म। था कि 10 साल के अंदर-अंदर जो इन्होंने बनाए हैं, वो ज़्यादा जदीद हैं, जो ईरानियन रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने बात की थी। अगर ये बात दुरुस्त है और ईरान ये दावा कर चुका है और अगर इस तरह के सिलसिले में शुरू हो जाते हैं कि जिस तरह से ईरानियन मिलिट्री ने कहा कि हम इसराइली आम अवाम को मुत्तले करते हैं, वार्न करते हैं कि वो पनाहगाहों की तरफ ना जाएँ। बसूरत दीगर हम जो है वो बंकर ब्रस्टर जो बॉम्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये एक दफ़ा भी ये वाक़ियत दुरुस्त साबित हो गई और एक पनाहगाह को भी उड़ा दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि उसी दिन और उसी वक़्त ये जंग तमाम हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि सैयद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उनके रूपोश जी। होने या मंजर आम पे ना आने पे बेशुमार सवालात उठ रहे हैं। कुछ इत्तलात ये थी कि नहीं, ज़्यादा ज़ख्मी हैं, कुछ इत्तलात ये हैं कि अब मंजर आम पे वो नहीं आए, किसी अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं किया, एक ऑडियो बयान उनका मंजर आम पे आया था। क्या हिकमत अमली है कि मंजर आम पे ना आके एक अलग तरीके से पैगाम दिया जा रहा है कि जो माजी से कुछ सीखा गया? नहीं, देखिए ना, इस वक़्त ईरान को अपने रहबर की मुहाफ़ज़त की शदीद ज़रूरत है। ठीक। मिलिट्री इनकी जो भी लीडरशिप आपने देखा ऑन ग्राउंड थी, अली लारिजानी से लेकर और इनके वज़ीर इत्तलात से लेकर और हम्म। इनके बसीज के जो लीडर हैं उससे लेकर,
जो भी लीडरशिप इनकी ग्राउंड पर मौजूद थी, काम कर रही थी, उनको सबको इन्होंने टारगेट करके हिट किया। ये इंतहाई हैवान सिफत लोग हैं ना, हम्म। ये तो लाज़मी बात है, इनके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो ईरान क्यों चाहेगा कि अपने पिछले एक लीडर का दाग उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया, उनका दाग अपने सीने से हल्का नहीं हुआ, वो एक दूसरे लीडर का भी दाग अपने ऊपर लेके आए, तो उनको सिक्योरिटी मराहिल के अंदर, कमांड सेंटर के अंदर रखा गया है और इस वक़्त पूरी जंग आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के हुक्म से ही लीड हो रही है। ये आपको मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, अली लारेजानी साहब की जगह मोहम्मद बाकिर साहब जो आए हैं, जो पासदारान इनकलाब के जी, कमांडर भी रह चुके हैं और डिप्टी वजीर खारजा भी रह चुके हैं, जी। उनकी शख्सियत अली लारेजानी साहब से किस हद तक मुमासलत रखती है, ये किस हद तक मुख्तलिफ है? देखिए, अपने किरदार के हवाले से तो उनके बहुत काम हैं, जो उन्होंने ईरान के लिए, ईरान की खिदमत में अंजाम दिए हैं। मसलन जैसे अभी आपने कहा कि वो सिपाह के कमांडर भी रह चुके हैं। हम्म। सिपाह के अंडर में एक फ़ोर्स है बसीज, वो सिपाह के अंडर में है, लेकिन सिपाह का उस वो वाला सिपाह वाला मरहला नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं स्काउट। हम्म। स्काउट्स जो होती हैं, उस तरह की एक फ़ोर्स है ईरान के अंदर, जो इस तरह के मराहिल में, जंगी मराहिल में या कहीं पर ज़िलज़िला, सैलाब आ जाए, तो इसको फ़ाल किया जाता है और मुल्क में बहरान की कैफ़ियत में इसको एक्टिव किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है इनके पास, जो एनी टाइम तैयार होती है, वेलफेयर लिए अपने आप को पेश करती है। ठीक। उसके अंदर भी इन्होंने 10-12 साल खिदमत की है। इसके अलावा खुद ये शुरा अमनीयत मिल्ली ईरान के एक रुकन भी थे, जिन्हें अब लाकर अली लारीजानी साहब की जगह पर दबीर शुरा अमनीयत मिल्ली बना दिया गया है। तो खिदमात इनकी बहुत हैं, लेकिन जो एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि अली लारीजानी साहब एक फ़िलॉसफ़र थे। हम्म। अली लारीजानी साहब मुज़ाकरात के अंदर, डायलॉग्स के अंदर, किसी मुल्क से या किसी मामले में डील के अंदर बहुत एक्सपर्ट और ज़ीरक इंसान थे। हम्म। ऐसी एक्सपर्टीज़ अभी तक इनकी नहीं है। चूँकि ये मार्केट में इस तरह की एक्सपर्टीज़ करने का ईरानी गवर्नमेंट के अंदर रहकर इनको अभी तक या तो मौका नहीं मिला है, शायद लोगों को इनकी शख्सियत का इल्म नहीं है, या फिर अली लारीजानी वाली जो ये फ़लसफ़ियाना जो शख्सियत थी, या सियासी मामलात के अंदर डायलॉग्स का जो जो ख़ासा अली लारीजानी साहब को हासिल था, वो शायद वो वाली कैफ़ियत इनके अंदर अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई है। ठीक। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ पता चलेगा कि ये किस हद तक उनकी जगह ले सकते हैं। बाकी अपने काम के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से बेहतरीन इंसान है, बेदाग इंसान है और इनकी रिकमेंडेशन भी आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के कहने पर ही हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस जंग में अरब ममालिक की तरफ से जो राबिते किए गए ईरान के साथ, या जिसमें इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि आपकी जंग हमारे साथ नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम पे हमले ना करें, यकीन दहानियाँ कुछ करवाई गई, फिर कुछ शवाहिद की बुनियाद पे दोबारा हमले जो हैं वो शुरू हुए। किस किस ने राबिता किया और किसके बारे में जो शकूक शुबहात थे वो इब्तदाई तौर से या अब तक मुख्तलिफ हो चुके हैं या कम हो चुके हैं? यहाँ पर मुझे डॉक्टर इसरार साहब मरहूम का एक जुमला याद आता है। वो फरमाते थे कि अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिका है, वो बादशाहत की हिफाज़त के लिए है, इसका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम्म। देखिए, ईरान ने अगर कहीं पर गल्फ ममालिक में हमला किया है, तो वो अमरीकी अड्डों पे किया है और ये बिल्कुल लेजिटिमेट एंड लीगल राइट है ईरान का। इसको हर आकिल आदमी कबूल करेगा कि अरब गल्फ के अंदर जो इनके अड्डे थे हवाई, उन अड्डों से मसलन ईरान पर हमला होता है और उनके लीडर को शहीद कर दिया जाता है। 6 जनरल्स उनके साथ जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं उन अड्डों से। हम्म। बिलफर्ज मेरे पड़ोसी के घर से मेरे घर पे फायरिंग करके मेरे किसी अजीज का कत्ल कर दिया जाए और वो ये कहा जाए कि ये तुम्हारा पड़ोसी है, इसने नहीं, इस पड़ोसी के घर में जो मेहमान आया था इसने ये कत्ल किया, लिहाजा तुम इस पर हमला नहीं करो जब तक ये बाहर ना निकले। तो ये कोई हम्म। वैलिड पॉइंट तो नहीं है। भाई मेरा उस घर से कत्ल हुआ है, वो जाने, उसका मेहमान जाने, मैं उसी घर के ऊपर हमला करूंगा जिस घर से मेरे घर पे हमला हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल, ईरान ने देखें कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम नहीं किया है भाई। जब आपके टॉप लीडर को शहीद कर दिया गया, हम्म। आपके 5 लोगों को शहीद कर दिया गया, जो आपके टॉप लीडिंग जनरल्स थे, नेवी से लेकर एयरफोर्स और एयरफोर्स से लेकर जो है वो जमीनी ग्राउंड फोर्सेस के, तो आपके पास क्या चारा कार रहता है कि आप रिटेलिएट ना करें? उसके बाद तो सब तबाह हो जाना था। लिहाजा ईरान ने फर्स्ट रिटेलिएशन जो दी है, वो ईरान के अमरीकी हवाई अड्डों के खिलाफ दी है, इराक से लेकर सऊदी अरब और कुवैत से लेकर बहरीन, उर्दून और यूएई तक। ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, इनसे मुकम्मल फ़ालियत हो रही थी, यहीं से रडार काम कर रहे थे, यहीं से
इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे थे, यहीं से हमले हो रहे थे, यहीं से मिसाइल अटैक हो रहे थे। और कुवैत से तो अभी भी मुझे नजफ से इराक से एक शख्स ने वीडियो भेजी कि कुवैत से मिसाइल उड़ रहा है, क्योंकि इराक का बॉर्डर कुवैत के साथ लगता है, और वो कोई वीडियो बना रहा है यूं करके, देखें ये मिसाइल उड़ के ईरान जा रहा है। तो वो कैसे जवाब नहीं देंगे? सवाल ये है। तो अरब ममालिक की शिकायत बजा नहीं है, बेजा है। उनको खुद समझना चाहिए कि जब आपने अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को बुलाया है, तो आप अपनी हिफाजत तक उसको महदूद रखें। दूसरों पर अटैक करने की आपके मुल्क से इजाजत किस तरह से दी गई अमेरिका को? बस इसके दो ही माना है, या तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, या तो फिर आप इस हमले के अंदर शामिल हैं। अगर कोई हैसियत नहीं है, तो फिर जब अमेरिका के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है, तो ईरान के आगे भी नहीं खुलना चाहिए। अगर आप खुद इसमें शामिल हैं, तो फिर तो ईरान को सिर्फ अमेरिकी अड्डे नहीं, बल्कि आपके मामलात के ऊपर भी हमला करना चाहिए। तीसरा क्या रास्ता है? आप मुझे, यासिर भाई, आप मुझे खुद बताइए। यानी इसमें जो मुस्तनद इत्तलात मौसूल हुई ईरान को, उसी के ऊपर बजा तौर पे इकदामात उठाए गए हैं। मेरा एक सवाल पाकिस्तान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान का किरदार इस पूरे मामले में एक दो धारी तलवार के ऊपर चलने पर रहा। एक तरफ अमेरिका के साथ खारजा महाज के ऊपर भी पॉलिसी पे बेहतर ताल्लुकात बने, और दूसरी तरफ अरब ममालिक से भी ताल्लुकात रहे, और तीसरी तरफ पाकिस्तान तशक्कुर के नारे जो हैं पिछले साल लगाए गए, और अब की बार भी तारीफ़ पाकिस्तान के किरदार की गई। इत्तलात ये है कि मारगला की पहाड़ियाँ, यानी इस्लामाबाद जो है ये मेज़बानी करेगा कोई मुज़ाकरात के हवाले से, ये इत्तलात हैं। अब ये तज़ाद के तौर पे सामने आ रही हैं, मुबहम है या मुफस्सल है, इस पे तो रोशनी आने वाले दिनों के अंदर ही सही पड़ सकती है। आपके नज़दीक ईरानी हलकों में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से क्या राय पाई जाती? देखिए, अभी तक पाकिस्तान का किरदार वाक़ईन बहुत अच्छा रहा है, इस हवाले से काबिल तहसीन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान गवर्नमेंट या अरबाब-ए-इख्तियार को सिर्फ़ 2 ही बातें कह सकता हूँ। हम्म। कि ये इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग एक ऐसा दलदल बन चुका है कि जो भी इसके अंदर घुसेगा, उसको सिवाय फँसने के और कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, हम्म। सिवाय तबाही के और कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। चूँकि अभी एक सबसे बड़ा कार्ड जो है वो यमन की सूरत में मौजूद है, हम्म। और यमन ने 5 दिन पहले या 6 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई तीसरा मुल्क इस महाज़ के अंदर शामिल होता है, हम्म। चाहे वो यूरोप से हो या दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, हम बराह रास्त इस जंग में कूदेंगे। न सिर्फ तमाम गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनके असासों को हिट करेंगे, अब की दफा उनके शाही महलों को भी हिट करेंगे, उसके अलावा बाबुल मंदब को भी बंद करेंगे, और बाबुल मंदब के नीचे से दुनिया की जो 30% इंटरनेट केबल्स जाते हैं उनको भी काटेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तो एनर्जी का बहरान आपके सामने खड़ा हुआ है, उसके बाद अगर आपके साथ राब्ते का बहरान भी पैदा हो जाए तो क्या हाल होगा दुनिया का? किस नहज पर पहुंच जाएगी? बैंकिंग हम्म। सेक्टर बंद हो जाएंगे, तिजारत बंद हो जाएगी, आपके जितने भी काम नेट से मुताल्लिक हैं वो सारे रुक जाएंगे, कारोबार रुक जाएंगे, आपके टीवी चैनल से लेकर ये दुनिया का एक बहुत बड़ा कोलैप्स पैदा हो जाएगा। इतना बड़ा कोलैप्स पैदा हो जाएगा कि इसको ठीक करने में कई साल लग जाएंगे, और हम्म। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस मामले में किसी और मुल्क को गलती से भी शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान का किरदार इसलिए काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान हमेशा मुसलमान ममालिक के अंदर सुलह कराने के हवाले से सर-ए-फ़हरिस्त रहा है। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक, बल्कि जब अमेरिका और चाइना के दरमियान भी डेडलॉक पैदा हुआ है, तो हम्म। कई बार पाकिस्तान ने इस डेडलॉक को खत्म कराया है और मामलात को सुलझाया है। तो पाकिस्तान को कुदरत ने खुद ये मौका दिया है कि कुछ ऐसे मामलात के लिए पाकिस्तान का किरदार अल्लाह ताला ने रखा है कि जिन मामलों को पाकिस्तान के अंदर सुलझाने की सलाहियत, या पाकिस्तान की जोग्राफियाई या पाकिस्तान की अवाम की जो एक सोच है उसके मुताबिक खुदावंद मुताल ने ये इस्तेदाद, ये सलाहियत पाकिस्तान को दी है कि पाकिस्तान बहुत सारे मामलात को, बेशक पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा-सा कमज़ोर है, लेकिन हम्म। सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाज़ा है कि पाकिस्तान का एक मकाम है, और उस मकाम को, उस अज़मत को, उस मर्तबे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बहुत सारे मामलात सुलझाने की हैसियत रखता है, और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए कि जो किरदार इस वक्त वो अदा कर रहा है, मुस्तक़बिल में यही होगा, तो इसी से बेहतरी के इम्कानात निकलेंगे, और पाकिस्तान के पास ये खुदादाद सलाहियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नकवी भाई, इस हवाले से अपना वक्त देने के आपका लिए। भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप भी बखैर व आफ़ियत रहें, और ये जंग का ख़तरा जो है ये ईरानी इलाही। अवाम के बीच सर से टले, और दुनिया जो है ये बेहतर समत के अंदर गामजन हो सके। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।